से अधिक मामले दर्ज हैं। विवादित जमीनों का निपटारा करवाने के नाम पर लोगों से रंगदारी वसूलता था। 2014 में पहली बार रंगदारी नहीं देने पर दीघा में गोलीबारी की थी। 2016 में एक चाय दुकानदार की हत्या की थी। 2019 आते आते 50,000 का इनामी अपराधी हो गया। जाहिर है इतना बड़ा अपराधी है तो सवाल तो उठेंगे ही। पटना पुलिस समय रहते कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रख सकी। रवि गोप जमानत पर रिहा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ साकेत की रिपोर्ट। तो बिहार में तमाम कोशिशों के बावजूद हत्या की वारदातें नहीं रुक रही हैं। अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और वर्दीधारी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 5 हत्याएं हुई और पुलिस के हाथ खाली हैं। बदमाश तो मंदिरों से भगवान के आभूषण तक पर हाथ साफ कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद बिहार में हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। तभी तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 5 हत्या की वारदातों को अंजाम दे दिया गया। खुलेआम अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस है कि अंधेरे में तीर चला रही है। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा की, जहां चाकू मारकर किसान की हत्या कर दी गई। हिलसा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बीती रात किसान को अपराधियों ने उस वक्त चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया जब खलिहान में रखे धान की वो रखवाली कर रहे थे। मृतक की पहचान धर्मपुर निवासी नरेश प्रसाद के रूप में हुई। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। तो वहीं सिवान में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम नौशाद है, जो बीती रात शादी समारोह से वीडियोग्राफी करके अपने घर लौट रहा था। वारदात सराय थाना क्षेत्र के मिस्का टोली गांव के पास की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या की वारदात से रोहतास भी थर्रा उठा। यहाँ करघर में गोली मारकर एक किसान की हत्या कर दी। मृतक का नाम शशिकांत राय है, जो लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, लेकिन खेती के समय अपने गांव आए थे और खलिहान में फसल की रखवाली कर रहे थे। वारदात की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। वैशाली के महुआ के मिर्जानगर गांव में भी खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग की अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक की पहचान 60 वर्षीय मुखलाल राय के रूप में हुई। पुरानी रंजिश वारदात की वजह बताई जा रही है। मुंगेर में केस उठाने को लेकर बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें उत्तम मिश्रा और उनकी पत्नी दोनों जख्मी हो गए। अपराधियों से हाथापाई के दौरान 2 बदमाश भी घायल हो गए। वारदात वासुदेव थाना क्षेत्र के बांसगढ़ का है। पीड़ित की माने तो इसी साल 3 अगस्त को पड़ोस के ही सोनू मंडल हत्या मामले में दर्ज केस को उठाने की उसे लगातार धमकी मिल रही थी। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। खगड़िया में तो चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। मानसी में राम जानकी मंदिर से चांदी का मुकुट चुरा लिया गया और दान पेटी का ताला तोड़कर रुपयों की चोरी भी कर ली गई। ताज्जुब की बात तो ये कि 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दरभंगा में 5 करोड़ के सोने की लूटकांड होती है। उसके बाद एक 50,000 का इनामी अपराधी पुलिस की लापरवाही की वजह से बेल पर छूट जाता है। इसके अलावा कई हत्याएं होती हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस की नाकामी की वजह से ही बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यहां तक कि पकड़े गए अपराधी भी सबूतों के अभाव में जमानत पर जेल से बाहर आ रहे हैं। लिहाजा आज बिहार पुलिस से न्यूज़ 18 10 सवाल पूछ रहा है, जिसका जवाब बिहार पुलिस को देना होगा। पहला सवाल यह कि इनामी अपराधी को आखिर कैसे 3 दिन में बेल मिल जाती है।
50,000 रुपए का इनाम पुलिस ने इस पर घोषित किया हुआ है, लेकिन फिर भी बेल मिल जाती है। क्यों पुलिस रवि गोप के खिलाफ सबूत नहीं दे पाई? मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस ने हल्के में क्यों लिया? बड़ा सवाल। दरभंगा में बीच बाजार में 5 करोड़ की लूट की वारदात आखिर क्यों हुई? सोना लूटकांड में अब तक पुलिस क्या हासिल कर पाई? 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ आखिर खाली क्यों हैं? दरभंगा के बाद सिवान में कैसे लूट हो गई? यूनी मनी एक्सचेंज सेंटर में लूट की वारदात आखिर कैसे हुई? पिछले 24 घंटे में 5 हत्या की वारदात को पुलिस क्यों नहीं रोक पाई? क्या क्राइम कंट्रोल पुलिस के बूते की बात नहीं है? क्या क्राइम कंट्रोल पुलिस के बूते के बाहर की बात है? तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, दरभंगा में लूटकांड होती है, उसके बाद से आज सिवान में भी लूटकांड, 5-5 हत्याएं। क्या माना जाए, क्या वाकई बिहार में अपराध को रोक पाना पुलिस के बूते की बात नहीं है? बिल्कुल अलीम, और यह हाल तब है जब 1 महीने के अंदर दूसरी बार 2 बार सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू किया। राज्य पुलिस मुख्यालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए और इसी दौरान कई बड़ी घटनाएं सामने आई। और एक बड़ा मामला ये सामने आया, सीएम ने ये इंस्ट्रक्ट किया था अपने सबॉर्डिनेट्स को, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे ये कहा था कि जो आदतन अपराधी है उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, उसको आखिरकार क्यों बेल मिल जाता है, इस पर आप फोकस कीजिए। और देखिए सीएम के कहने का कितना गहरा असर अधिकारियों पर है कि 6 दिसंबर को कुख्यात अपराधी जिस पर 50,000 रुपए का इनाम बिहार सरकार ने रखा था, रवि गोप, उसकी गिरफ्तारी होती है पटना से उसकी गिरफ्तारी होती है और पंडारक से, और गिरफ्तारी के बाद ठीक 9 तारीख को वो बेल पर रिहा हो जाता है, यानी गिरफ्तारी के चौथे दिन उसकी रिहाई हो जाती है। एसटीएफ को भी पता है कि रवि गोप के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज है। दानापुर में किडनैपिंग फॉर मर्डर केस में वो एक्यूज्ड है, लेकिन उसको सौंपा जाता है पटना की दीघा थाने की पुलिस को, जहां पर उसके खिलाफ रंगदारी का एक मामला दर्ज था। लेकिन यही पटना पुलिस, जहां पर एसएसपी से लेकर 3-3 सिटी एसपी हैं, एसटीएफ को यह समझाने में कामयाब नहीं हो सके कि रवि गोप के खिलाफ दानापुर थाना में, जो दीघा से ठीक बगल का थाना है, उसके खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज है। तो ऐसे में उसको एक संगीन मामले में उसको दानापुर पुलिस को सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन उसे हल्के मामले में दीघा पुलिस को सौंप दिया गया और दीघा पुलिस ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसको कोर्ट से बेल मिल गया। तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस इस पूरे मामले में चुकी है। इसमें एक और हास्यास्पद बात यह है कि राज्य पुलिस मुख्यालय जो घटना के बाद रिस्पॉन्स टाइम कम होने का लगातार जो है वो आदेश देता रहा है। 6 तारीख को रवि गोप गिरफ्तार हुआ था। 9 तारीख की शाम में 3:47 पर सारे मीडिया कर्मियों को मोबाइल फोन पर यह मैसेज आता है कि रवि गोप जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। 9 तारीख को शाम में तकरीबन 3:45 बजे लेकिन 9 तारीख को ही रवि गोप की सुबह में रिहाई हो जाती है। इस बात की जानकारी न तो बिहार पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारियों को थी और न ही पटना पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों को थी कि रवि गोप आखिरकार रिहा हो गया। जब न्यूज़ 18 ने इस पूरे मसले को उठाया तब अधिकारी बगल झांक। चलिए संजय, बिल्कुल पुलिस की लापरवाही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस लापरवाह है और यही वजह है कि 50,000 का एक इनामी अपराधी सबूत पेश नहीं करने की वजह से कोर्ट से उसको बेल मिल जाती है, जमानत पर वो बाहर आ जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सृजन घोटाले में अब सीबीआई की ओर से शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। सीबीआई ने बिहार के भागलपुर में सृजन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष अदालत के आदेश पर सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है। दरअसल पूरा मामला मनोरमा देवी के एक एनजीओ में सरकारी रकम ट्रांसफर करने से जुड़ा हुआ है। मनोरमा देवी की फरवरी 2017 में मौत हो गई थी। सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप पत्र में मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया समेत 60 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया है। सीबीआई ने कल भी बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी और उनकी पत्नी रजनी प्रिया की 2,62,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की थी। कल सीबीआई ने भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी स्थित जमीन और मकान को जब्त किया था। मना है।
तो आरोपी अमित कुमार की संपत्ति जब्त की गई है। कल भी कार्रवाई की गई है, आज भी कार्रवाई की गई है। आरोपी रजनी प्रिया की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर यह तमाम कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि 6 फ्लैट वाली बिल्डिंग को सील किया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की। कल 2,62,00,000 की संपत्ति को जब्त किया गया था और आज 6 फ्लैट वाली बिल्डिंग को सील किया गया। तो ये 2 बड़ी कार्रवाई, यानी कि सृजन घोटाला मामले में अब सीबीआई का शिकंजा आरोपियों पर कसता जा रहा है। तो सृजन घोटाले में आज सीबीआई ने दूसरे दिन कार्रवाई की है। भारी संख्या में पुलिस बलों और सीबीआई के अधिकारियों के देखरेख में सृजन घोटाले के आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। पूरा मामला बता रहे हैं भागलपुर से संवाददाता राहुल ठाकुर। बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्तियों की जब्ती का कार्य आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। तिलका इस इलाके में जो है अमित कुमार और रजनी प्रिया के नाम से जो मकान जो संपत्ति है उनको जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा 3 सीओ की प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के रूप में की गई है। उसके अलावे जो है 7 थाना के पुलिस की प्रतिनियुक्ति के देखरेख में जो है सीबीआई के अधिकारी जो है इन्वेंट्री तैयार कर रहे हैं और इन्वेंट्री को जो है वो फिर जो संबंधित थाना है उस थाना पुलिस को सुपुर्द करने के बाद जो है जब्ती की प्रक्रिया चल रही है। और यह लगातार दूसरे दिन जो है जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आपको हम बता दें कि यह कल्याण विभाग के द्वारा जो एक केस किया गया था सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण को लेकर, उस अवैध राशि के हस्तांतरण के मामले में दर्ज सीबीआई में जो केस है उसके आलोक में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने जो है एक निर्णय लिया था और जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि जो उनकी संपत्ति है उन संपत्ति को जब्त किया जाए। सबौर, नाथनगर और जगदीशपुर अंचल के अधीन जो भी संपत्ति है उन 15 संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया कल से ही चल रही है। और यहाँ लगातार जो है संबंधित पुलिस अधिकारी और जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं उनके देखरेख में जो है सीबीआई के अधिकारी इन संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के फतुहा के कबीर मठ में महंत पद को लेकर साधुओं के 2 गुटों में मारपीट हुई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले को शांत कराया। दरअसल मठ के महंत पद को लेकर विवाद चल रहा है। महंत पद पर फिलहाल परमानंद दास काबिज हैं, लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड ने 1 साल पहले ही ब्रजेश मुनि को महंत घोषित किया था। प्रशासन की टीम ब्रजेश मुनि को महंत पद दिलाने पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश चल रही है। और न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।